कहानी की शुरुआत एक समुद्री जहाज द वंडर से होती है, जो तूफान के कारण समुद्र की ऊंची लहरों में फंसा होता है। तभी हम इस जहाज की कप्तान को देखते हैं, जिसका नाम एलिस है। वो निडर कप्तान, साहसी निर्णय लेने वाली और अपने पिता की तरह एक बहादुर लीडर है। एलिस अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए समुद्र से दुनिया भर में सफर करती है, और अब जब वह चीन के अपने दौरे को पूरा करके घर लौट रही होती है, तभी दुश्मनों के जहाज उसका पीछा करने लगते हैं और एक तरह का समुद्री हमला शुरू हो जाता है। जहाज पर मौजूद लोग एलिस को आत्मसमर्पण करने की सलाह देते हैं, लेकिन वह अपने पिता का जहाज हारना नहीं चाहती। इसीलिए वह पूरे वेग से पाल खोलने का आदेश देती है, जबकि वह साफ देख सकती है कि आगे पत्थर हैं। अचानक दुश्मन तोप से हमला कर देता है। जहाज पर हमला होने की वजह से वह नियंत्रण खो बैठता है। एलिस साहस दिखाते हुए खुद जाकर जहाज के पाल खोलती है और गति को अधिकतम कर देती है। वह जहाज को चट्टानों से टकराने से बचाने के लिए कपड़े को 2 हिस्सों में काट देती है, ताकि दिशा बदल सके। इस तरह वह जहाज और उसमें सवार लोगों की जान बचा लेती है। सभी एलिस की तारीफ करते हैं और वे लंदन सकुशल पहुंच जाते हैं। एलिस अपनी मां से मिलती है। उसे पता चलता है कि लॉर्ड एस्कॉट की मृत्यु हो चुकी है और उसका बेटा हेमिश, जो एलिस का पूर्व मंगेतर है, अब पूरे व्यापार का मालिक बन गया है। हेमिश से मिलने के बाद एलिस को उसकी शादी के बारे में पता चलता है। इसके अलावा एलिस के इनकार का बदला लेने के लिए हेमिश ने एलिस की कंपनी में हिस्सेदारी उसकी मां से खरीद ली है। अब वह एलिस के सामने शर्त रखता है कि अगर वह अपना घर वापस चाहती है तो उसे अपने पिता का जहाज हेमिश को देना होगा। यह सुनकर एलिस अपनी मां से नाराज हो जाती है और हेमिश को कहती है, ये जहाज मेरे पिता की विरासत है, उसे बेचना मेरे उस आत्मसम्मान को बेचना होगा जो उन्होंने मुझे सिखाया था। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन द वंडर को किसी सौदे में नहीं दूंगी, और गुस्से में बगीचे की ओर चली जाती है। वहां उसे एब्सलेम मिलता है, जो अब एक तितली बन चुका है। एब्सलेम का पीछा करते हुए वह एक आईने के जरिए वंडरलैंड में प्रवेश कर जाती है। यहाँ व्हाइट क्वीन के महल के पास वह हाइट रैबिट, ट्रीडल्स, डोरमाउस, मार्च हेयर, ब्लड हाउंड, चेशायर कैट और व्हाइट क्वीन से मिलती है। वे सभी एलिस से कहते हैं कि उन्होंने उसे हैटर के लिए बुलाया है, जो अब पागल हो गया है। एक दिन खेलते हुए हैटर को एक बैंगनी टोपी दिखती है, जिससे उसे जैबरवॉकी के हमले की याद आ जाती है। वही दिन जब उसने अपना परिवार खो दिया था। उन्हें लगता है कि केवल एलिस ही हैटर को ठीक कर सकती है। एलिस हैटर से मिलती है और हैटर उससे मिलकर बहुत खुश होता है और एलिस को बताता है कि उसे लगता है उसका परिवार अभी भी जिंदा है। वह एलिस से मदद की गुहार करता है ताकि वह अपने परिवार से मिल सके, और ऐसा सिर्फ एलिस ही कर सकती है। जब एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह संभव नहीं है, हेटर नाराज हो जाता है और उसे घर से निकाल देता है। एलिस हेटर के लिए चिंतित होकर बाकी लोगों के पास लौटती है। वे एलिस को एक तरीका बताते हैं जिससे वह हैटर की मदद कर सकती है। व्हाइट क्वीन एलिस से कहती है कि अगर वह क्रोनोस्फियर के जरिए अतीत में जाकर जैबरवॉकी से लड़े और हेटर के माता पिता को बचाए तो सब कुछ सही हो सकता है। यह बहुत ही खतरनाक काम है, लेकिन क्योंकि एलिस इस दुनिया की नहीं है, वह यह कर सकती है। एलिस हैटर के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है और वह जोखिम उठाने के लिए राजी हो जाती है। व्हाइट क्वीन उसे एक विशाल और भारी घड़ी तक ले जाती है, जहाँ एलिस को अंदर जाना होता है और टाइम से अतीत बदलने की अनुमति मांगनी होती है। एलिस घड़ी के भीतर प्रवेश करती है और अनंत काल के महल कास्टल ऑफ इटर्निटी तक पहुंच जाती है। एलिस बहुत कठिनाई से सुइयों से छलांग लगाते हुए अंदर प्रवेश करती है। वहां वह टाइम कंसल्ट टाइम को एक जीवित घड़ी को मृत घड़ियों के बीच रखते हुए देखती है। ऐसा करके एक व्यक्ति मर जाता है। इसका मतलब यह था कि वहां उपलब्ध सभी घड़ियां जीवित लोगों के जीवन का संकेत देती थीं। जो वॉच बंद हुई थी वो उसी इंसान की लाइफ काउंट कर रही थी। उसी वक्त टाइम को किसी की उपस्थिति का आभास होता है। एलिस उससे बात करने की अनुमति मांगती है। टाइम उसे 1 मिनट का समय देता है, लेकिन एलिस की बातें सुनकर वह गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि वह उसे क्रोनोस्फियर नहीं देगा, क्योंकि ऐसा करने से पूरा वंडरलैंड नष्ट हो सकता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, हम उससे केवल सीख सकते हैं। इतना कहकर वह एलिस को बाहर निकाल देता है। दरअसल क्रोनोस्फियर एक टाइम मशीन है, जिसकी मदद से कोई भी इंसान अतीत में जा सकता है। तभी एलिस देखती है कि रेड क्वीन भी टाइम के पास आ रही है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एलिस क्रोनोस्फियर के पास पहुंच जाती है और उसे उठा लेती है। जैसे ही एलिस क्रोनोस्फियर उठाती है, टाइम को इसका पता चल जाता है और वह तुरंत एलिस की ओर भागता है। यहाँ सेकंड्स और मिनट्स मिलकर एक राक्षसी आकृति बना लेते हैं, जो एलिस का पीछा करने लगती है। एलिस क्रोनोस्फियर में बैठकर किसी तरह खींचती हुई उसमें समा जाती है और वहां से भाग निकलती है। रेड क्वीन टाइम को धोखा देकर उसे मनाती है कि वह क्रोनोस्फियर को ढूंढकर उसे वापस लाए। वहीं एलिस को यह एहसास होता है कि क्रोनोस्फियर एक जहाज की तरह काम करता है, इसलिए वह उस पर सवार होकर पूरी आत्मविश्वास के साथ यात्रा शुरू करती है। क्रोनोस्फियर के बाहर टाइम की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही होती है। वह अपने सेवक से कहता है कि समय रुकने ना पाए और वह खुद एलिस का पीछा करने निकल पड़ता है। एलिस हॉर्नवेंच डे ढूंढ लेती है, लेकिन जैसे ही वह उस दिन में प्रवेश करने की कोशिश करती है, टाइम उस पर हमला कर देता है
और एलिस हॉर्न वेडनेसडे की दिशा खो देती है। वह बड़ी लहरों के नीचे से बचकर भागती है, लेकिन जब टाइम ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर ज्वार की लहरें गिर जाती हैं। एलिस गलती से रेड क्वीन के ताजपोशी वाले दिन में पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात युवा हेटर से होती है, जो उसे महल के अंदर ले जाता है, जहां रानी का ताज पहनाने का समारोह शुरू होने वाला होता है। हेटर ताज की डिब्बी खोलता है। हेटर के पिता रानी को ताज पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड क्वीन के विशाल सिर के कारण ताज फिट नहीं हो पाता। हेटर यह देखकर हंस पड़ता है। रेड क्वीन गुस्से से भर जाती है जब हेटर के पिता ताज को जोर से दबाकर पहनाने की कोशिश करते हैं। ताज टूट जाता है और वहां मौजूद सभी लोग रेड क्वीन पर हंसने लगते हैं। यह देखकर रेड क्वीन बुरी तरह नाराज हो जाती है। राजा आदेश देता है कि ताज अब व्हाइट क्वीन को दिया जाए, क्योंकि उसे लगता है कि रेड क्वीन एक अच्छी रानी नहीं बन पाएगी। रेड क्वीन बहुत गुस्से में वहां से चली जाती है। हेटर का पिता हेटर को उसके व्यवहार के लिए डांटता है और कहता है कि वह उनके परिवार के लिए शर्मिंदगी है। इससे दुखी होकर हेटर वहां से चला जाता है। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। फिर एलिस हेटर के माता पिता के पास जाती है और व्हाइट क्वीन की बातचीत से एक ऐसा रहस्य जानती है जो रेड क्वीन के विशाल सिर का कारण बना। एलिस यह जानने का निर्णय लेती है कि वह घटना क्या थी जिसके कारण रेड क्वीन का सिर इतना बड़ा हो गया। वह उस दिन में प्रवेश करती है जहां उसकी मुलाकात युवा हेटर से होती है। हेटर उसे अपने पिता के पास ले जाता है ताकि वह एक सुंदर टोपी बना सके और अपने पिता को दिखा सके। सीन चेंज होता है। रेड क्वीन और व्हाइट क्वीन रसोई में होती हैं, जहां उनकी माँ उन्हें ज्यादा टाट खाने से मना करती है और वहां से जाने को कहती है। व्हाइट क्वीन धीरे से रसोई में लौटती है, आखिरी टाट उठाती है और रेड क्वीन के कमरे में जाकर वह टाट वहां खा लेती है। उसी समय रेड क्वीन और उनकी माँ कमरे में आती है और जब वे रेड क्वीन के बिस्तर के पास गिरी हुई टाट की गंदगी देखती हैं, तो उनकी माँ को रेड क्वीन पर शक हो जाता है। व्हाइट क्वीन झूठ बोलती है और टाट खाने से इनकार करती है। उनकी माँ रेड क्वीन पर चिल्ला उठती है। रेड क्वीन नाराज होकर महल से बाहर चली जाती है। दूसरी ओर हेटर अपने पिता को वह पहली टोपी दिखाता है जो उसने बनाई होती है, लेकिन उसके पिता उसकी तारीफ करने के बजाय टोपी को सुधारने के बहाने तोड़ देते हैं और उसे कचरे में फेंक देते हैं। इससे हेटर का दिल टूट जाता है और वह यह सोचकर चला जाता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। एलिस यह सब देखती है और रेड क्वीन के पीछे जाती है ताकि उसे उस घड़ी से टकराने से बचा सके जिससे उसका सिर बड़ा हो गया था। वह समय रहते रेड क्वीन को बचा लेती है, लेकिन फिर भी रेड क्वीन एक तालाब के किनारे गिरकर सिर पर चोट खा लेती है। यही वह पल होता है जब एलिस को टाइम की सलाह याद आती है। तुम अतीत को नहीं बदल सकती, बस उससे सीख सकती हो। वह सोच में डूब जाती है और तभी उसे हेटर के घर की खिड़की से एक दृश्य दिखाई देता है। हेटर के पिता वह टोपी कचरे से निकालकर अपनी जेब में रख लेते हैं। इसका मतलब यह था कि वह हेटर से सख्ती करते थे, लेकिन अपने बेटे से प्यार भी करते थे और उसकी परवाह करते थे। इसी बीच टाइम वहां आ पहुंचता है। वह बहुत ही खराब स्थिति में होता है क्योंकि वह क्रोनोस्फीयर से दूर है। वह एलिस से क्रोनोस्फीयर वापस मांगता है, लेकिन एलिस को हेटर का परिवार बचाना होता है, इसीलिए वह एक आईने के जरिए अपने असली दुनिया में लौट जाती है। एलिस जब अपनी असली दुनिया में वापस आती है तो वह खुद को एक मानसिक अस्पताल पागल खाने में पाती है, क्योंकि क्रोनोस्फीयर और आईने की बातें सुनने के बाद हेमिश यह मान लेता है कि एलिस पागल हो गई है और उसे पागल खाने में भर्ती करवा देता है। एलिस वहां डॉक्टर को बेहोश कर देती है। इंजेक्शन लगाकर उसकी मां एलिस को बचाने के लिए मदद करती है। एलिस छत से कूदकर एक गाड़ी के जरिए घर पहुंचती है, जहां वह क्रोनोस्फीयर उठाती है और एक आईने की मदद से दोबारा वंडरलैंड पहुंच जाती है। अब वह अंततः हॉर्नवेंच-डे में प्रवेश करती है और खुद को ज़ेबर वॉकी के हमले से बचाते हुए वहां उतरती है। ज़ेबर वॉकी वहां सब कुछ जला रहा होता है। सभी लोग उससे डरकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। एलिस हेटर के परिवार को देखती है और उन्हें बचाने के लिए भागती है, लेकिन ज़ेबर वॉकी सब कुछ आग के हवाले कर देता है। एलिस को लगता है कि वह देर से पहुंची और सब मर चुके हैं, लेकिन तभी यह सच्चाई सामने आती है कि व्हाइट क्वीन ने सभी को मारने के बजाय बंधक बना लिया था। वह सिर्फ लोगों को दिखा रही थी कि हेटर का परिवार मर गया है, लेकिन असल में गार्ड्स उन्हें लेकर छिपा चुके थे। इसके बाद रेड क्वीन ज़ेबर वॉकी के साथ वहां से चली जाती है। एलिस हेटर को यह सब बताने के लिए दौड़ती है और उसे बिस्तर पर बहुत ही खराब हालत में पाती है। वह हेटर को सारी बात समझाती है और वादा करती है कि वह उसके परिवार को ढूंढ निकालेगी। यह सुनकर हेटर फिर से सामान्य हो जाता है। दृश्य रेड क्वीन की ओर शिफ्ट होता है। टाइम उसे बताता है कि एलिस यह सब हेटर का परिवार ढूंढने के लिए कर रही है। रेड क्वीन यह सुनकर टाइम को बंधक बना लेती है और गार्ड्स को एलिस के आने की चेतावनी दे देती है। इस बीच एलिस, व्हाइट क्वीन और बाकी सभी रेड क्वीन के किले की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर वे सभी अलग अलग होकर हेटर के परिवार की तलाश करते हैं, लेकिन रेड क्वीन के सिपाही सभी को पकड़ लेते हैं। हेटर और एलिस रेड क्वीन के कमरे में पहुंचते हैं, जहां हेटर का परिवार कांच के एक फ्रेम में बंद होता है। हेटर वह फ्रेम उठाता है। रेड क्वीन वहां आ जाती है और एलिस से क्रोनोस्फीयर छीन लेती है और उन्हें वहां ले जाती है जहां बाकी सब बंदी बने होते हैं। रेड क्वीन व्हाइट क्वीन को अपने साथ लेकर उस दिन में प्रवेश करती है, जहां व्हाइट क्वीन ने
उस पर टांट चुराने का झूठा इल्जाम लगाया था। रेड क्वीन के सैनिक एलिस को जाने देते हैं क्योंकि उन्हें रेड क्वीन पसंद नहीं थी। टाइम कहता है कि अब केवल एलिस ही सबको बचा सकती है। उसे क्रोनोस्फीयर को घड़ी में वापस रखना होगा वरना पूरा वंडरलैंड नष्ट हो जाएगा। एलिस अपने साथियों से कहती है कि वे उसकी मदद करें। वह हैटर के साथ मिलकर क्रोनोस्फीयर को वापस लाने के लिए निकलती है। व्हाइट क्वीन जब भीड़ के सामने सच्चाई कहने से इनकार करती है तो रेड क्वीन खुद सामने आकर सभी के सामने सच्चाई बयान करती है। ऐसा करने से वह एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है क्योंकि अतीत और वर्तमान को एक साथ नहीं लाया जा सकता। इसके बाद वंडरलैंड की बाकी सभी पूर्व रानियां एक एक करके मूर्तियों में बदल जाती हैं। पूरे वंडरलैंड का विनाश शुरू हो जाता है। एलिस और हैटर दोनों रानियों को उठाकर वहां से भागते हैं और घड़ी की ओर दौड़ते हैं। सब कुछ तबाह हो रहा होता है। वे खुद को बचाते हुए घड़ी तक पहुंचते हैं। यह एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक पल होता है। एलिस तेजी से क्रोनोस्फीयर को उसकी जगह पर वापस रखने की कोशिश करती है। एक एक करके हर कोई पत्थर की मूर्ति में बदलता जा रहा होता है। एलिस घड़ी के बेहद करीब पहुंचती है लेकिन जैसे ही वह क्रोनोस्फीयर को रखती ही है वह खुद भी मूर्ति में बदल जाती है। अब वंडरलैंड पूरी तरह नष्ट हो चुका होता है। यहाँ तक कि आईना भी काला हो चुका होता है। इसका मतलब क्या है? क्या एलिस की इतनी कोशिश के बावजूद सब कुछ खत्म हो गया? क्या वह हमेशा के लिए वहीं फंस गई? दृश्य वापस एलिस की ओर जाता है जहाँ क्रोनोस्फीयर को उसकी जगह पर रखने की आकर्षण शक्ति काम करती है और वह अपनी जगह फिट हो जाता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। वंडरलैंड दोबारा जिंदा हो जाता है। व्हाइट क्वीन रेड क्वीन से माफी मांगती है। इसके बाद रेड क्वीन हैटर के परिवार को सामान्य कर देती है। एलिस टाइम को धन्यवाद कहती है और अपने दोस्तों से मिलकर अलविदा कहती है। अब एलिस अपनी दुनिया में लौटती है और हेमिश से अपने घर को बचाने के लिए जहाज उसे देने को तैयार हो जाती है लेकिन हेमिश का घमंड देखकर उसकी मां रुक जाती है और एलिस को ऐसा करने से मना कर देती है। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं एलिस और उसकी मां मिलकर उसके पिता के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।